Hello student, you are watching SVC tutorials. Today's topic is unit, dimension and measurement. This is chapter 2, class 11th. Students, आप सब ने हमारे चैनल को जो सपोर्ट किया है उसके लिए खूब सारा थैंक्स आपको। हमने आपको अपनी इससे पहली वीडियो में ये बताया था कि हम बहुत जल्द आपसे लाइव होंगे। स्टूडेंट्स, लाइव होने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने नीड्स को, अपने डाउट्स को हमसे शेयर करिए, सो दैट जब हम लाइव सेशन करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर पाएँ। स्टूडेंट्स, without wasting the time, let's begin the chapter. But before that, I would like to request you, please subscribe my channel and share to your friends also. So let's begin the chapter. Students, the first topic today is the physical quantity. See, the physical quantity. What is physical quantity? Students, you all are aware about this term, but you may or may not be exactly knowing that what is physical quantity. Students, इसमें नाम आया है फिजिकल। सो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि फिजिकल का सेंस जो होता है वो ऐसा होता है जिसको कि आप फील कर सकते हैं, जो फिजिकली है, यानी जो इमोशनल नहीं है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, यानी इस तरह की चीज़ें जिनको कि मेज़र किया जा सकता है, जिनका मेज़रमेंट हो सकता है, हम उस तरह की चीज़ों को ही फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या आप अपने पेरेंट्स के प्यार को मेज़र कर पाएंगे कि वो कितना करते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कहूँ कि आपके पापा आपकी मम्मी से थोड़े लंबे हैं तो शायद आप इसको मेज़र कर पाएंगे। सो मैंने हाइट की बात करी। सो हाइट को आप क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की क्वांटिटीज़ जिनका कि मेज़रमेंट आप कर सकते हैं, एंड दे आर एक्चुअली फिजिकल, नॉट स्पिरिचुअल, नॉट फीलिंग्स, सो यू विल से दैट दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी. So for example, if I would like to say the examples, then you will say length, mass, time. So many things are there. Speed is you can also measure the speed. You can also measure the force on a body. So all these things which can be measured exactly by an instrument is known as the physical quantity. Okay, students, physical quantities को हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन ये है कि हम फिजिकल क्वांटिटी को तो जान गए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मली क्वांटिटी नोटेशन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्यू। एंड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है? इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड द सेकेंड वन इज़ इट्स यूनिट, कि आपने उसको किस में मेज़र करा है। सो स्टूडेंट, देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका जो मास है, सो मास वो है 50 kg। हमने आपसे कहा कि आपका मास जो है वो 50 kg है। तो इसमें मास क्या हुआ? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसको कि आप एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं, और इसको मेज़र करने के बाद जो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 50 kg। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस क्वांटिटी को दो टर्म्स चाहिए एक्चुअली रिप्रेजेंट करने के लिए इन प्रॉपर वे। अगर आप चाहते हैं कि इसे बता पाएँ, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे पाएँ एक्यूरेट, तो आपको दो चीज़ चाहिए। एक तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और दूसरी इसकी यूनिट चाहिए। तो यहाँ पे हम कंक्लूज़न ये देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हमें लिखना होगा तो हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड वन इज़ यूनिट। ये दो चीज़ें है। हमें यहाँ पे कुछ और भी इनके बारे में समझना पड़ेगा। जैसे दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट है इस केस के अंदर। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि 1 मीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, यू विल से this is 100 centimeter. If I will say in the mm, you will say 10 into 100 mm. So finally it will be 1000 mm.
finally it will be 1000 mm. See what is happening, this is a unit and that is length. आपने एक क्वांटिटी को लिया और उस क्वांटिटी को कहा कि वो एक लेंथ है जिसकी वैल्यू है 1 मीटर. आपने उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो आपने देखा कि वो 100 सेंटीमीटर आ गया. जब आपने उसको mm में कन्वर्ट कर दिया तो वो 1000 mm आ गया. अब हमें यहाँ पे ये बात समझनी है कि आपने जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है वो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसकी यूनिट में क्या रिलेशन है. ये बात हमें यहाँ पे समझना है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसकी यूनिट में क्या रिलेशन. देखिए फर्स्ट यूनिट में जब आपने उसको मेज़र किया दैट इज़ 1 मीटर. सो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी 1. दिस इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज़ द यूनिट. दूसरी में आपने क्या देखा कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई 100 और उसकी यूनिट आ गई सेंटीमीटर. अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले छोटी थी लेकिन यूनिट जिसमें उसको मेज़र किया गया था वो बड़ी थी. दूसरी केस में जब आपने उसको कन्वर्ट किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन वो यूनिट जिसमें मेज़र की, वो क्वांटिटी जिस यूनिट में मेज़र की जा रही है वो यूनिट जो है वो छोटी हो गई. तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट में क्या रिलेशन होता है. दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यानी आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 मीटर को जब आपने mm में कन्वर्ट किया तो mm मीटर से छोटी यूनिट है और उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई. तो स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको ये जानना है कि इसको न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे से क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ऑलराइट, ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज, हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कुछ क्वांटिटीज़ में डिवाइड किए हुए हैं ताकि हम उनके बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग रख पाएँ. जैसे रेशियो के टर्म्स में हमने कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं जो रेशियो के टर्म में होती हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी. आप ये वर्ड आपने 9th-10th में सुना होगा. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है. रिलेटिव डेंसिटी अगर आपसे कहा जाए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है तो आप कहेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट इज़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन density of water at 4 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर आपने जो रिलेटिव डेंसिटी की बात कही तो रिलेटिव डेंसिटी में आपने क्या निकाला, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो दोनों ही केसेस में आपने एक ही चीज़ को निकाला है, क्या, डेंसिटी. डेंसिटी ही न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है. आपने एक और चीज़ निकाली है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. 10th में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लिखते थे n से. तो n इज इक्वल टू क्या होता था, c अपॉन v. आपको याद होगा 10th में आपने पढ़ा था c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड v क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू आर राइटिंग. ऑलराइट, तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि ये रेशियो में है और इनकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये एक ही तरह की क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है. तो जब भी आपके सामने रेशियो वाली क्वांटिटीज़ आएंगी तो आप समझ जाएंगे कि उनकी कोई यूनिट नहीं होती है और वो एक ही तरह की क्वांटिटीज़ के रेशियो से बनाई जाती हैं. ओके, द नेक्स्ट टर्म इज स्केलर क्वांटिटी एंड द स्केलर क्वांटिटी दैट इज अ क्वांटिटी विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड. यानी जिस क्वांटिटीज़ को बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपके स्कूल से आपके घर की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 किलोमीटर. अगर हम ऐसा बोलें कि आपके स्कूल से और घर की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 किलोमीटर, तो इस 5 किलोमीटर में क्या है, सिर्फ 5 किलोमीटर है, यानी और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो. लेकिन अगर हम यहीं पर आपसे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके घर से आपकी स्कूल का,
की का डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो आपको इसमें डिस्टेंस तो बताना पड़ेगा, साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में, घर से वो नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है, वो कौन सी डायरेक्शन में है। और आपने पढ़ा है 10th में कि द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। उस तरह की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन, देन यू विल से इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपसे मैं फोर्स के बारे में बोलूं तो आप कहेंगे कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको इस पर डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो कितना अप्लाई किया है एंड उसकी डायरेक्शन किधर है, कौन सी डायरेक्शन में आपने उस फोर्स को अप्लाई किया है। तो इस तरह से हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रेशियो, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और अपनी क्वांटिटीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जैसा आपको नाम से लग रहा है, मैं आपसे अगर पूछूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का क्या सेंस है, तो आप कहेंगे कि जो बिल्कुल फंडामेंटल है, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, हम उसे ही फंडामेंटल कहते हैं। तो बेसिक का सेंस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिक का सेंस ये है कि फिजिक्स के अंदर आप बहुत सारी क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे और बहुत सारी क्वांटिटीज़ को आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसमें सभी क्वांटिटीज़ की अगर अलग अलग स्टडी की जाएगी तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा सभी को अच्छे से समझना, सभी का मेज़रमेंट करना, सभी की यूनिट्स को लर्न करना और उसे याद रखना, ये सब हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए क्या किया गया कि फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज़ हैं उन क्वांटिटीज़ में ऐसी क्वांटिटीज़ का सिलेक्शन किया गया जो एक दूसरे के से लिंक नहीं है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, उनका किसी और के साथ कोई लिंक नहीं है। जैसे अगर हम मास की बात करते हैं तो मास को आप लेंथ से नहीं बता सकते कि इतना मास है तो इसका मतलब कितनी लेंथ हुआ। जैसे आपने देखा था कि हमने 1 मीटर पूछा था तो 1 मीटर को आपने सेंटीमीटर में बता दिया कि वो 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे 1 केजी पूछूं और पूछूं कि 1 केजी में कितने मीटर होते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मास और लेंथ, ये केजी जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और मीटर जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो फिज़िक्स के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ मिली जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं थे, मीन्स यू कैन से दैट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज़। सो इस तरह की क्वांटिटीज़ को क्या कहा गया? इस तरह की क्वांटिटीज़ को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा गया। और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट किया गया और सेलेक्ट करके उन्हें एक सीक्वेंस में रखा गया और उन क्वांटिटीज़ को हम एक एक करके यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी क्वांटिटी है। चलिए, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें फिजिक्स के अंदर सेग्रीगेट किया गया है, और ये सेग्रीगेशन क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि हम फिजिक्स की बाकी यूनिट्स को आसानी से समझ पाएँ और उनके मेज़रमेंट को आसानी से कर पाएँ हम। आइए हम यहाँ समझते हैं कि क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। पहली क्वांटिटी हमारी है लेंथ, और इस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है दैट इज़ मीटर। इसका जो सिंबल है वो स्मॉल है। दूसरी जो क्वांटिटी है वो है मास, इसको मेज़र करते हैं किलोग्राम में, एंड इसको मेज़र करने इसका जो सिंबल है इसकी यूनिट का वो है केजी। थर्ड यूनिट इज़ टाइम and the unit is second and its symbol is S. The fourth one is electric current, its unit is ampere and it is denoted by capital A. The next one is temperature and its unit is Kelvin and its symbol is capital K.
The next one is amount of substance. This is the fundamental quantity and its unit is mole and represented as MOL, mole. The last one is luminous intensity and its unit is candela and its symbol is CD. See students, यहाँ पर हमारे सामने 7 क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इस तरह से ये 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. ये सारी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. इन क्वांटिटीज़ को फिजिक्स में अलग रखा गया है और इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम दिया गया है. क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटीज़ एक दूसरे से लिंक नहीं है. इनको एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, कैसे भी, किसी भी सिस्टम में इनको एक दूसरे से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. तो ये क्वांटिटीज़ को आप क्या कहेंगे, ये क्वांटिटीज़ आपस में क्या हैं, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. तो ऐसी क्वांटिटीज़ को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है. तो जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो आप कहेंगे कि दोज क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. देन यू विल से दैट दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. ऑलराइट. एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स. इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे और ये हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़. तो फंडामेंटल यूनिट्स भी आपके पास 7 हो गई और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी आपके पास 7 हो गई. आप इन सभी क्वांटिटीज़ के सिंबल को भी याद रखेंगे. जैसे लेंथ जो है वो क्वांटिटी है, उसकी यूनिट मीटर है और उसका सिंबल स्मॉल एम है. इस तरह से सभी क्वांटिटीज़ के सिंबल को आपको याद रखना है, उनकी यूनिट्स को और उनके सिंबल को याद रखना है. ओके. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बाद हमारे पास कुछ और ऐसी क्वांटिटीज़ मिली जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से जाना जाता है. तो पहली को आपने क्वांटिटीज़ का जब क्लासिफिकेशन किया तो उसमें पहली क्वांटिटी आपको मिल गई फंडामेंटल, और फंडामेंटल के बाद 2 ऐसी क्वांटिटीज़ मिली जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाने लगा. सप्लीमेंट्री यूनिट जो कि फंडामेंटल की तरह ही हैं लेकिन ये थोड़ी दूसरी हैं. जैसे रेडियन एंड रेडियन इज़ द फंडामेंटल यूनिट एंड स्टेरेडियन इज़ द radian is I'm extremely sorry, radian is supplementary unit and steradian is also supplementary unit. लेकिन अब ये क्या है, आइए हम इन्हें समझ लेते हैं कि रेडियन एंड स्टेरेडियन का क्या मीनिंग है. आपने अपनी पहली क्लासेस में यानी 9th-10th में एंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ आप जानते होंगे कि क्या होता है एंगल. अगर आपसे एंगल के बारे में कहा जाए तो आप जानते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और सेंटर पे सर्कल के ऊपर आपने एक आर्क ले लिया. लेट्स से दिस इज AC इज़ द आर्क एंड O इज़ द सेंटर. तो अगर आपसे कहा जाए कि ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है तो आप इसे ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से ये एंगल को आपने थीटा नाम दे दिया. अब इसकी रेडियस कुछ होगी, इस रेडियस को आप R एज्यूम कर लेंगे. तो यहाँ पर जो पहला सप्लीमेंट्री यूनिट आपने पढ़ा जिसे रेडियन कहा, तो रेडियन क्या होता है, इसे एंगल इसके टर्म्स में हम एंगल को मेज़र करते हैं. ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये प्लेन एंगल को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है. तो आइए हम समझते हैं कि प्लेन एंगल की वैल्यू होती कितनी है. प्लेन एंगल जब आप निकालते हैं तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस. ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि एंगल को आप कैसे बताते हैं. अगर आपने एंगल को नहीं पढ़ा होगा तो एंगल को समझ लीजिए. प्लेन एंगल जब आप मेज़र करते हैं तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू होता है क्या, आर्क बाय रेडियस. तो आर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आर्क क्या है, AC. और अगर आप लेंथ लें तो लेंथ को आप ले सकते हैं, जो रेडियस है उसे आप OA ले सकते हैं या OC ले सकते हैं, क्योंकि सेंटर इसका O है और R इसकी रेडियस है. तो इस तरह से आप यहाँ पर एंगल को आप क्या कहेंगे, एंगल जो है वो आर्क और रेडियस का रेशियो होता है. तो आर्क भी क्या है, एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है. तो यहाँ पर इसकी यूनिट अगर आप देखें तो मीटर में इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, सेंटीमीटर में कोई इसकी हालांकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों लेंथ हैं, फिर भी इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये
पहली क्वांटिटी जो हमने रेशियो पढ़ा था उसमें यह आता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आती है। लेकिन एंगल को हमें मेज़र करना पड़ता है, तो मेज़र करने के लिए उसकी कोई ना कोई यूनिट का होना ज़रूरी है, इसलिए उसे एक दूसरी यूनिट दिया गया और उसे कहा गया रेडियन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेडियन जो है वो एक सप्लीमेंट्री यूनिट है और वो एंगल को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। इसके अलावा हमें एक और एंगल जिसे सॉलिड एंगल कहा जाता है, सॉलिड एंगल को भी मेज़र करना है। तो सॉलिड एंगल का क्या सेंस है, कैसे आप उसे समझेंगे? ये एक स्फेयर है। अभी आपने सर्कल देखा था, ये एक स्फेयर है, तो इस स्फेयर के ऊपर आपने एक हिस्सा ले लिया, कोई सरफेस ले लिया, ये सरफेस, और ये सेंटर से आपने इसको ज्वाइन कर दिया और अब इसकी पूरी जो बाउंड्री है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है। तो इस एंगल को हम डी ओमेगा से लिखते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये जो सरफेस है इसकी एरिया कितनी है? तो एरिया ऑफ द सरफेस अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो इस तरह से जो वैल्यू आती है उसे कहा जाता है सॉलिड एंगल। अभी आपने प्लेन एंगल को देखा और ये सॉलिड एंगल है। तो यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया की अगर यूनिट आपसे पूछूं मैं कि क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और रेडियस क्या होती है? लेंथ है, तो लेंथ की भी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर मैं प्लेन एंगल की यूनिट आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि सर इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि दोनों तो मीटर स्क्वायर है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब प्लेन एंगल तो मेज़र करना पड़ता है, तो जब इसे मेज़र करना है तो इसके लिए हमें कोई ना कोई यूनिट का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट बनाई गई और उसे स्टेरेडियन कहा गया। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स जो 7 थी, कौन कौन सी? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला एंड कैंडिला। इसके अलावा जो 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी वो क्या क्या थी? वो रेडियन एंड स्टेरेडियन थी। तो इस तरह से आपने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। उन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बेसिस पर और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पर हम फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको मेज़र कर सकते हैं और उनके बारे में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं अगली टाइप की जो क्वांटिटी है, दैट इज़ डिराइव क्वांटिटी। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि डिराइव क्वांटिटीज़ क्या हैं। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाती हैं। जैसे आप जानते हैं स्पीड। अगर आपसे पूछूं मैं कि स्पीड क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं पूछता हूँ कि इसकी यूनिट बताइए कि क्या है ये, तो आप कहेंगे कि सर इसकी यूनिट हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, कौन सी? स्पीड, जो 2 क्वांटिटीज़ के ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है। कौन सी क्वांटिटी? डिस्टेंस। पहली क्वांटिटी डिस्टेंस और दूसरी क्वांटिटी क्या है? टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम में अगर आप चेंज करेंगे तो इस क्वांटिटी के ऊपर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये क्वांटिटी के ऊपर उसका असर पड़ेगा, जैसे आप स्पीड कह रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी आप मोटे तौर पे कहेंगे कि द क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज़ एंड the unit which is derived with the help of the fundamental units is known as the derived units। जैसे यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड एक यूनिट है और ये किसकी है? ये स्पीड की यूनिट है। तो इस यूनिट को आप क्या कहेंगे? इस यूनिट को आप कहेंगे डिराइव यूनिट। तो इस तरह से आपको ये जानना है कि डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं which are dependent on fundamental quantities and the units which are derived from the fundamental units, उन्हें derived units कहा जाता है। आइए अब हम यूनिट को समझते हैं और उन सारे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं जिन सिस्टम को हम अपने क्लास 11th 12th में
मेज़रमेंट के टाइम में हमने यूज़ करेंगे, या हमारी कोई फिज़िकल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट्स को उस सिस्टम में दिया होगा तो हम उसका मीनिंग कैसे समझेंगे, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? एक कंप्लीट यूनिट का सेट है जिसके अंदर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड हर तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे ये समझना है कि हर तरह की फंडामेंटल एंड डिराइव्ड जो क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़र करने के लिए एक सेट बनाया गया है यूनिट्स का, उसी को सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। और ये कुछ खास टाइप की होती हैं, आइए उसमें उन सबको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो हमारा पहला सिस्टम है जिसमें हम फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स को मेज़र करते हैं, तो वो क्या है? सीजीएस सिस्टम। आइए इसे समझते हैं कि सीजीएस सिस्टम है क्या। सीजीएस सिस्टम का एक और नाम है और इस सीजीएस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये सीजीएस सिस्टम है क्या। तो देखिए, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर and G stand for gram and S stand for second. तो a system in which the length is measured in centimeter, the mass is measured in gram and the time is measured in second, that system is known as CGS system. आपको ये बहुत आसान लगेगा, आप इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मैं आपको और बेहतर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूं। द सेकेंड सिस्टम इज MK सिस्टम। सो इन MK सिस्टम, हाउ कैन यू डिफाइन दिस MK सिस्टम? द सिस्टम इन विच द लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, द लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, द मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड द टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, दैट सिस्टम इज नोन एज MK सिस्टम। ऑलराइट, MK सिस्टम के बाद हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज FPS सिस्टम। The first letter, that is F, stand for the length, and that is the length is measured in foot, and the second one is mass, mass is measured in pound, and the third one, that is S, is measured in second. यानी आप कहेंगे कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में एंड सेकंड को एंड टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं FPS सिस्टम। ओके, द लास्ट वन इज SI सिस्टम। SI सिस्टम का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और आप देखेंगे कि फिजिक्स में आपको अक्सर इसी यूनिट में क्वांटिटीज़ को की यूनिट्स को पूछा जाएगा या दिया हुआ रहेगा। तो SI सिस्टम जैसे ही आता है तो आपको समझना है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कहा जा रहा है, यानी इसी से हम पूरे वर्ल्ड के अंदर फिजिक्स की क्वांटिटीज़ को समझते हैं। यानी SI यूनिट जब कहा जाएगा तो इसका मतलब कि वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी नाम से उस क्वांटिटी की यूनिट को जाना जाएगा। ओके, इस क्वांटिटीज़ के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, और उन सब की जो यूनिट्स होती हैं वो सारी की सारी SI सिस्टम के अंदर आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि SI सिस्टम अगर आपसे कहा जाए तो इसका मतलब समझ जाना है कि इसके अंदर फंडामेंटल यूनिट्स आएंगी, और वो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं वो सब हमने ऊपर अभी जस्ट पढ़ा है। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।